आज हमारे बीच वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर सपन श्रीवास्तव सर साथ में हैं, जो कि नेशनल लेवल के कैंसर सर्जन हैं। आज हम सर से कैंसर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सर मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक दूसरे से ना फैलने वाली बीमारी है, जिसको कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। लेकिन सर, ऐसा क्या कारण है कि आज कैंसर ने देश और पूरी दुनिया में ढेर सारे लोगों को अपने गिरफ्त में कर लिया है? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ कि कैंसर क्या है ये जानना ज़रूरी है। कैंसर अनियमित ग्रोथ है जो कि शरीर में फैलती जाती है, ना अपने प्राइमरी स्थान से पे होती है, ये पूरे शरीर में फैल के बाकी अंगों को नष्ट कर देती है। तो कैंसर के बढ़ने के कई सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण है हमारी लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में टोबैको यूज़ जो है सबसे ज़्यादा, अनहाइजीनिक चीज़ें रखना या अनहाइजीनिक चीज़ों का सेवन करना दूसरी चीज़ है। जेनेटिक 10 से 20% कैंसर करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख के होते हैं, जो कि ज़्यादातर तंबाकू और तंबाकू के रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए से होते हैं। और अगर आप तंबाकू के साथ अल्कोहल भी यूज़ करते हैं तो वो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जिस तरह से आजकल की यंग जनरेशन गुटखे का प्रयोग कर रही है, उसकी वजह से हमको बहुत सारे मुंह के कैंसर जो है देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा लाइफ़स्टाइल जो मेन चीज़ है कि पहले हमारे यहाँ स्त्रियों में सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होते थे, लेकिन ग्रेजुअली वो कम हुए हैं और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के कई कारण हैं, उसमें एक तो हार्मोन का यूज़ है, दूसरी चीज़ आपका लेट प्रेगनेंसी, जिसमें कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी समय तक ज़्यादा रहती है, और आपकी ओबेसिटी भी जो होती है वो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने, मतलब ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने के लिए एक कारण है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, नए नए डायग्नोस्टिक मेथड आ गए हैं जिनके कारण हम कैंसर को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। पहले ज़माने में अल्ट्रासाउंड नहीं था, हम पेट के कैंसर पहचान ही नहीं पाते थे। लोगों को पीलिया हुआ और उसी में उनका एक्सपायर हो गए तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ है। लेकिन आज एक सिंपल छोटा सा अल्ट्रासाउंड जो है वो आपके पेट के काफ़ी सारी चीज़ों को पहचान सकता है, कैंसर को पहचान सकता है। तो दोनों चीज़ें, एक तो आपकी लाइफ़स्टाइल और नई मॉडर्न टेक्निक्स जो आ गई हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने की, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, इनकी वजह से भी हम उसको बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। ये है सबसे मेन चीज़। तो हम ये कहेंगे जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो तंबाकू से रिलेटेड कैंसर हैं, गुटखे से रिलेटेड कैंसर, और मेरे ख्याल से यंग एज में हो रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले हम देखते थे कि जो लोग सादी तंबाकू खाते हैं वो लेट एज में आते थे, 50, 60, 70 में आते थे। आज वो लोग 25, 20, 30, 35 साल में मुंह में कैंसर लेके आते हैं, और ये कैंसर बहुत ही ख़राब और पूरे मुंह में होते हैं। नॉर्मली जो तंबाकू लोग खाते थे वो एक जगह रखते थे तो वहीं कैंसर होता था, लेकिन गुटखे का प्रभाव पूरे मुंह में होता है। तो लाइफ़स्टाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है। जेनेटिक 10 से 20% होते हैं कि आपके माँ बाप को ब्रेस्ट कैंसर था, या क्या कहते हैं कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर था, तो उनके बच्चों में होने की संभावनाएं होती हैं। तो सर, अब हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि कैंसर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो जैसे मैंने बताया, जो भी किसी तरह का व्यसन करते हैं ये हैं। उसके बाद जो जिनको एचपीवी इन्फेक्शन हुआ, एचपीवी एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि गर्भाशय में इन्फेक्शन करता है। इसके कारण गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं, इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिया में करीब 80% कैंसर एचपीवी रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो है वो लीवर कैंसर को कॉज करता है, और तंबाकू तो मैंने बता ही दिया है। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे डाई वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे स्किन कैंसर होता है। जहाँ पे वुड डस्ट होती है, जो जहाँ पे आप ज़्यादातर आरा मशीन है, ये सब हैं, तो उससे नेजोफेरेंजियल कैंसर होते हैं। तो ये सारे कैंसर हैं जो आपके एक्सटर्नल एक्सपोजर से हो सकते हैं। बाकी सब तो कैंसर ज़्यादातर म्यूटेशन से होते हैं, आपके बॉडी में कहीं पे कोई म्यूटेशन हो गया या जेनेटिक हो गया, उसकी वजह से होता है। अब सर, हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि सर एक जो नॉन मेडिकल लाइन का व्यक्ति है, यानी जो हमारा एक आम आदमी है, उसको अपने शरीर में ऐसा क्या लक्षण या बदलाव दिखे कि उसको कैंसर के लिए अपने आप को सतर्क
करना चाहिए और जल्द से जल्द किसी कैंसर कंसल्टेंट से संपर्क करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कुछ लक्षण होते हैं जिनको से आप पहचान सकते हैं कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है और ये कैंसर हो सकता है। वो जो लक्षण है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल बिनाइन डिजीज़ यानी नॉन कैंसरस डिजीज़ में नहीं होते हैं। जैसे कि शरीर के किसी भी भाग से खून निकलना। नॉर्मली जैसे मासिक होता है तो उसकी चिंता नहीं है, माना आपके मुँह से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है या कोई घाव हो गया उसमें से खून आ रहा है। सबसे ज़्यादा लैट्रिन के रास्ते से खून आना जो होता है, ये ज़्यादातर लोगों को सिंपल बिनाइन जिसको बवासीर या पाइल्स होता है या फिशर होता है उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन इसकी एक बार जाँच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि यंग एज में भी आजकल जो है लैट्रिन के रास्ते के कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर बड़ी आँत के कैंसर हो रहे हैं। तो कहीं से भी खून आना, जो कि आप सोच नहीं रहे हैं कि वहाँ से आना चाहिए, ये है। दूसरी चीज़, कोई घाव है जो करीब डेढ़ हफ़्ते, डेढ़ महीने तक भरता नहीं है, चाहे वो मुँह में हो, चाहे पैर में हो या और किसी जगह पे हो। ज़्यादातर मुँह के घाव को हम कहते हैं, चूँकि तम्बाकू जो लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनको ये तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं और उनका घाव है, वो सोचते हैं कि ऐसे ही है, तम्बाकू खाया था, कट गया। लेकिन अगर डेढ़ महीने से ज़्यादा हो रहा है, 6 हफ़्ते से ज़्यादा, तो उसका ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लें, ईएनटी वाले से मिलें। अगर उसको लगता है तो वो बायोप्सी करेगा। इसके अलावा कोई भी गांठ शरीर में हो और वो बहुत दिनों से है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन माना कोई गांठ है आपकी 2-3 महीने से है या 5 महीने से और वो असमान रूप से बढ़ रही है, या गांठ के ऊपर अल्सर हो गया, और ज़्यादातर ये ब्रेस्ट में होता है। ब्रेस्ट में यंग एज की लड़कियों में तो छोटी मोटी गांठें हो जाती हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन आपको लगता है ब्रेस्ट में गांठ है और तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरी चीज़ आपके ब्रेस्ट का शेप बिगाड़ रही है, तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ या कैंसर वाले डॉक्टर से मिलें और उसको एक बार चेक ज़रूर करें। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के वीडियो हैं, आप उसको देखिए। हर महीने करना होता है, बहुत सिंपल स्टेप हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसको देखिए और ज़रूर कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कैंसर बढ़ रहा है स्त्रियों में वो ब्रेस्ट कैंसर, और सबसे ज़्यादा नंबर परसेंटेज जो है ब्रेस्ट कैंसर का ही है। इस वक्त करीब 24% जो टोटल कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और जबकि सर्विक्स कैंसर जो आज से 10 साल पहले सबसे ज़्यादा था उसको उसने कम कर दिया। तो ब्रेस्ट कैंसर पे मैमोग्राफी इंडिकेटेड होती है। जब 40 साल के ऊपर कोई हो जाता है तो उसको हम लोग मैमोग्राफी के लिए कहते हैं, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कहते हैं, कि साल में एक बार होती है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। यदि यंग एज में आपकी माँ को या आपकी मौसी को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कोई भी आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। इसके अलावा आँत के कैंसर हैं, जिसमें कि आप अर्ली एज में आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बड़ी आँत का कैंसर हुआ है, तब आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बहुत आसान है, डॉक्टर को दिखाना और स्टूल में ब्लड का टेस्ट करना। ये 2 जाँचें हैं जिससे आप जो है अर्ली स्टेज में ये पता कर सकते हैं कि खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर डॉक्टर को लगेगा तो फिर वो एंडोस्कोपी की जाँच करेगा। तो सर बहुत सारी जांचों के बारे में तो आपने सर बता ही दिया। सर ऐसा क्या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बिना डॉक्टर के एडवाइस के, अगर आदमी को लगता है कि मुझे कैंसर होने की शंका हो रही है तो वो करा के खून जांच से पता कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि खून की तो ऐसी कोई जांच नहीं है, और कोई भी जो भी पेशेंट है वो डायरेक्ट जाके ऐसी कोई जांच नहीं है कि जिसको वो करा सकता है। लेकिन मेन तो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई तकलीफ है, आप नजदीकी किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको बताएगा कि क्या क्या जांचें हैं। ये जांचें सिम्टम बेस्ड होती हैं, जिसमें कि आपको जो तकलीफ है उसके हिसाब से वो जांचें बताते हैं। और नॉर्मली स्क्रीनिंग जो होती है वो लेडीज में 40 के ईयर से ज्यादा होता है, तब उसमें ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा औरतों में होने वाला कैंसर है। और उसके बाद स्क्रीनिंग में जो बड़ी आंत के कैंसर होते हैं उनको हम देखते हैं वो एंडोस्कोपी द्वारा या तो करते हैं, या एक छोटी सी जांच होती है जिसको कि स्टूल में रक्त की मात्रा को देखते हैं, जिसको कि फीकल अकल ब्लड टेस्टिंग कहते हैं, एफओबीटी कहते हैं। और वो सिंपल जांच है, उसमें सिर्फ स्टूल की जांच यानी लैट्रिन की जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें खून है कि नहीं है। फिर आगे जब अगर हमको लगता है कि मरीज के स्टूल में खून आ रहा है तो फिर हम आगे एंडोस्कोपी करते हैं।
इसके अलावा और कोई ऐसी जांचें नहीं है कि जिसको आप जानिए कि आप जाके डायरेक्टली किसी को कहें कि हमको खून कैंसर की जांच करानी है, वो हो जाएगा। इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आता है तो उसके हिसाब से पेट का अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है या पेट स्कैन डॉक्टर उस सिम्टम के हिसाब से कराता है। ठीक है सर। सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि सर क्या ऐसी कोई वैक्सीन है कैंसर के लिए कि जिसको आदमी पहले से लगा के कैंसरों से बच सकता है? देखिए, वैक्सीन कैंसर के लिए तो नहीं है, लेकिन कैंसर जिन वायरसेस के कारण होते हैं उनके लिए वैक्सीन है। जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि 80% बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का कारण होता है। अगर आप उस वैक्सीन को सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करने से पहले अगर लगवा लेते हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा और उसे ना होने की वजह से फिर आगे कार्सिनोमा सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन होता है तो आदमी को लीवर का कैंसर, जिसको कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, कि वो हो सकता है। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करा लेंगे तो उसके बाद जब हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो उस कैंसर से बचा जा सकता है। इवन इन नेशनल प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी अब इंक्लूड कर लिया गया है, सिर्फ इन्हीं सब चीजों को देखते हुए। इसके अलावा आप जो है क्या कहते हैं, समय समय पे दिखाते जरूर रहें, डॉक्टरों को सिम्टम बेस्ड जांचें कराते रहें और कोई इसके अलावा वैक्सीन नहीं है। यानी कि सर आपने सर दो महत्वपूर्ण वैक्सीन के बारे में बताया, एक हेपेटाइटिस बी जो सबको लगवानी चाहिए जिससे कि हम लीवर कैंसर से बच सकते हैं, और दूसरी जो हमारी फीमेल्स हैं उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए जिससे कि वो सर्विक्स कैंसर से बच जाएंगी। जी जी जी, इन्फेक्शन नहीं होगा एचपीवी का तो फिर वो उससे बच जाएंगे। तो सर अब लास्ट में सर आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे जिसको कि लेके आम जनता में बहुत डर और कंफ्यूजन बना रहता है। लोगों का ये मानना है कि ऑपरेशन कराने से या कैंसर का इलाज कराने से कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्या ये सत्य है? आप इससे बढ़िया इसकी सत्यता को आपके अलावा कोई बता नहीं सकता है। ये जो सबसे मेन चीज है कि आप कैंसर का पता रेडियोलॉजिकली लगाते हैं कि कहीं पे कोई गांठ है, फैला है कि नहीं फैला, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन होता है। लेकिन कैंसर की वैरायटी को पहचानना, यानी कैंसर की टाइप क्या है, इसका ये पहचानने के लिए सिर्फ एक बायोप्सी ही है जिससे आप कर सकते हैं। बायोप्सी के बिना आपका कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता है। तो ये जो मिथ है कि लोहा लगाने से कैंसर बढ़ता है, ये तो एक भ्रांति है जिसको कि मिथक है, जिसको कि दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ता है। जबकि बायोप्सी जितनी जल्दी आप कराएंगे उतनी जल्दी कैंसर डायग्नोज होगा और उतनी ही जल्दी हम उसका इलाज करके आपको कैंसर मुक्त कर पाएंगे। तो ये एक भ्रांतियां हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं। मेरे पास भी मरीज बहुत आते हैं, लेकिन मेरा यही कहना होता है कि आप बायोप्सी जब कराएंगे तभी जो है उससे क्या कहते हैं कैंसर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो पाएगा। इवन ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि सुई लगाने से बढ़ जाता है, जबकि ये सब मिथक है और इन सब से नहीं बढ़ता है, कैंसर कभी नहीं बढ़ता। कैंसर जो है वो छूत की बीमारी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैंसर अगर आपके शरीर में फैलता है तो या तो ब्लड के माध्यम से फैलता है या लिम्फेटिक के माध्यम से फैलता है या डायरेक्ट कोई अगर पेट में है तो दूसरे ऑर्गन से चिपक गया तो फैलता है। बायोप्सी या एफएनएसी जिसमें कि सुई द्वारा पानी निकालते हैं, इन सबसे कैंसर नहीं फैलता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर इतने वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर के कैंसर सर्जन हैं। अगर एक हमारा आम पब्लिक कोई अपने कैंसर से संबंधित आपसे परामर्श लेना चाहे तो आपसे कब और कहाँ मिल सकता है? देखिए, हम यहाँ पे कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है, वहाँ पे 8 से 2 आप कैंसर संबंधित किसी भी बीमारी का आप वहाँ पे परामर्श ले सकते हैं छुट्टियों के दिन छोड़ के। और यहाँ पे परामर्श आपको बहुत सस्ते में भी हो जाता है। इवन हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं चल रही हैं जिनसे मरीजों का इलाज फ्री हो जाता है। आयुष्मान भी हमारे यहाँ चलता है जिसके कारण मरीजों को बहुत सुविधा हो जाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।